यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर केस लेकर आया हूँ। केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड ORS SCR 105 वर्ष 2025 वॉल्यूम 1। डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। दोस्तों, आज के समय में कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करके उनकी संपत्ति उन्हें उपहार में दे देते हैं और यह उपहार इस शर्त पर होता है कि बच्चे उसका भरण पोषण का ध्यान रखेंगे और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे और देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है, कुछ संतानें माता पिता की सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं और वे न तो उनका ख्याल रखते हैं, न जरूरी सुविधाएं देते हैं और न ही भावनात्मक सहारा। यही वह स्थिति है जो इस कानून के अंतर्गत गंभीर मानी जाती है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण का एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में ऐसी संपत्ति का स्थानांतरण शून्य हो सकता है। इस मामले में अपीलकर्ता माता ने अपने पुत्र को उपहार पत्र द्वारा अपनी संपत्ति इस शर्त पर स्थानांतरित की थी कि वह उसका भरण पोषण करेगा। बाद में उसने आरोप लगाया कि प्रतिज्ञा पत्र और उपहार पत्र में जो शर्तें उसके भरण पोषण के लिए थीं, उसका गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ और दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण संबंध समाप्त हो गए। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस उपहार पत्र को रद्द किया जाना चाहिए? उत्तर था हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुदेश छिकारा बनाम राममती देवी और अन्य 2022 17/17 SCR 876 में दो महत्वपूर्ण शर्तें स्पष्ट की गई, जिनके पूरा न होने पर धारा 23(1) लागू होती है। पहली, स्थानांतरण इस शर्त पर होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता स्थानांतरणकर्ता की मूलभूत सुविधाएं और शारीरिक अवस्थाएं प्रदान करेगा। दूसरी, प्राप्तकर्ता इन सुविधाओं और आवश्यकताओं को देने से मना करे या उसमें असफल रहे। वर्तमान मामले में वरिष्ठ नागरिक की भलाई के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और अधीनस्थ अधिकरणों ने उपहार पत्र को रद्द करने की सही आदेश दिया। हालांकि डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश का निर्णय रद्द कर दिया था और कानून कठोर व्याख्या की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। नतीजा यह हुआ कि विवादित निर्णय रद्द हुआ, उपहार पत्र रद्द कर दिया और परिसर का कब्जा अपीलकर्ता को वापस देने का आदेश दिया गया। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा था कि क्या अधिकरण जो इस अधिनियम के तहत गठित किए गए हैं संपत्ति से बेदखली और कब्जे के स्थानांतरण का आदेश दे सकते हैं, किंतु कुछ का मानना था कि धारा 23 एक स्वतंत्र प्रावधान है और अधिकरण का अधिकार केवल इतना है कि वह जांचे कि उपहार पत्र में भरण पोषण की कोई शर्तें है या नहीं, क्या उसका पालन हुआ या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि यदि वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो अधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है और संपत्ति का कब्जा वापस दिला सकता है। यह अधिनियम का मूल उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र, सरल और कम खर्चे में न्याय मिल सके। धारा 23 से मिलने वाली राहत अधिनियम के उद्देश्यों से सीधे जुड़ा हुआ है और इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को उसके अधिकारों की रक्षा के लिए शीघ्रता से मिलना चाहिए। अंततः न्यायालय ने यह भी दोहराया कि यह अधिनियम एक लाभकारी विधि है और इसकी व्याख्या करते समय
उदार और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि बुजुर्गों को अधिकतम संरक्षण मिल सके। यह एक सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित कानून है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी माता पिता अपनी सेवा के बदले अपमान न झेले। यह निर्णय एक मजबूत संदेश देता है कि अगर कोई संतान संपत्ति लेने के बाद अपने माता पिता की उपेक्षा करता है तो कानून बुजुर्गों के पक्ष में खड़ा है। इससे अब बुजुर्ग माता पिता अधिक जागरूक होंगे और यदि उसके साथ अन्याय होता है तो अधिकार पूर्वक न्यायालय या अधिकरण में अपनी बात को रख सकेंगे। पहले कई बुजुर्ग इसलिए चुप रहते थे कि उन्हें लगता था कि संपत्ति एक बार चली गई तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें कानूनी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। ट्राइब्यूनल को यह स्पष्ट अधिकार मिला है कि वह केवल शिकायत सुनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे ज़रूरत पड़ने पर कब्जा वापस दिलवाने और बेदखली का आदेश देने तक कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों में निर्णय और राहत दोनों तेजी से मिल सकेंगे। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि अधिनियम लाभकारी विधि बेनिफिशियल है और इसकी व्याख्या करते समय केवल टेक्निकल शब्दों पर नहीं बल्कि उसके सामाजिक उद्देश्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे न्यायपालिका की सोच में मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। अब उपहार लेने वाले संतानों को भी सतर्क रहना होगा। यदि वे अपने दायित्वों का पालन नहीं करते तो केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। यह निर्णय भविष्य में न केवल सामाजिक चेतावनी बनेगा बल्कि व्यवहारिक अनुशासन भी सुनिश्चित करेगा। इस फैसले से समाज में बुजुर्गों की स्थिति को मजबूती मिलेगी और यह उदाहरण बनेगा कि न्यायालय और उसके सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार यह निर्णय भारत में पारिवारिक संबंधों, संपत्ति के हस्तांतरण और बुजुर्गों के अधिकारों की दिशा में एक सकारात्मक और शक्तिशाली कदम साबित होगा। अब समय है कि हम सब कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में ही जिंदगी में भी बोलता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।